अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नाज़रीन, अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ख़िलाफ़ गद्दारी वारे केस में हुकूमत पारां हिकिड़ो जवाबु दाख़िल करायो वियो आहे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मार्फत जेको ई जवाबु दाख़िल थियो आहे उन मूजिबि जेको अॻूणो आमिर आहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन ख़िलाफ़ु गद्दारी जो केस दाख़िल करण लाइ कार्रवाई शुरू थी वई आहे। नोटिफिकेशन इन हवाले सां जारी थियो आहे। FIA खे इहे ज़िम्मेदारियूं ॾिनी वियूं आहिनि त उहो हिन केस जी सॼी जांच कनि ऐं इहा रिपोर्ट ॾियनि। इन हवाले सां हाणे सुप्रीम कोर्ट में सुभाणे सुनवाई थियणी आहे। सुप्रीम कोर्ट में ॾिसूं त कहिड़ियूं हिदायतूं साम्हूं थियूं अचनि। ट्रिब्यूनल इन हवाले सां हिकिड़ो ज़ाहिर क़ाइमु थियणो आहे। जेको कानून आहे, आइन आहे, उन मूजिबि हाई कोर्ट जे 3 जजनि ते ॿधल अहिड़ो को ट्रिब्यूनल जोड़े सघिजे थो ऐं उन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट खे हिदायतूं ॾींदियूं। उन खां सवाइ सुप्रीम कोर्ट में हिकिड़ो ॿियो मामिलो बि अॼु ओचितो ज़ाहिर थियो जेको हुयो स्विस अदालतुनि खे लिखियल ख़त जे हवाले सां। ऐं अॼु अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक अदालत खे आगाही ॾिनी आहे त अॻूणी हुकूमत पारां हिकिड़ो ख़त सुप्रीम कोर्ट जी हिदायतुनि ते लिखियो वियो, पर उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो ॻुझो ख़त बि लिखियो वियो स्विस इख़्तियारियुनि खे, जंहिंमें इहो चयो वियो त इहो केस बंदि कयो वञे। ऐं उन ख़त जे जवाब में ई स्विस इख़्तियारियुनि जेको हिकिड़ो ख़त लिखियो आहे पाकिस्तान हुकूमत खे, जंहिंमें इहे केसिस बंदि करण जे हवाले सां उन्हनि खे ॼाण पहुचाई वई आहे। असां इहे ॿई इशूज़ डिस्कस कंदासीं। उन सां गॾोगॾु इहो मामिलो बि अॼोके हिन प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ख़िलाफ़ु गद्दारी वारो केस वधीक अहम आहे या मुल्क में हिन वक़्तु जेके ॿिया संगीन मसइला दरपेश आहिनि उन्हनि ते बि हुकूमत खे ध्यानु ॾियणु खपे। मूंखे जॉइन कयो आहे स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी आहिनि इस्लामाबाद जा जनाब एजाज़ अहमद साहब। एजाज़, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले एजाज़, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस और उस केस के हवाले से अब आप देख रहे हैं बजट आया, बजट के बाद नई हुकूमत और फिर उसका बजट, उसके बाद हम देख रहे हैं लोड शेडिंग जो पिछली हुकूमत में कुछ कम थी, निगरान हुकूमत में भी हमें इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, ख़ासतौर पर हम इस्लामाबाद के रहने वाले जो हैं हमने नहीं देखी कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो। फिर जो दयामीर वाला सान्या हो गया उसको आप नज़र में रखें। फिर आज कराची में जस्टिस मकबूल बाकिर के कानवाय पे जो हमला हुआ है, दहशतगर्दी मीन्स जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोड शेडिंग बढ़ रही है, तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जिसको टैकल करना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि इन इश्यूज़ से अवाम का ध्यान हटाने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू की है हुकूमत ने। देखिए था, इसमें इस इशू के 2-3 पहलू हैं। उसमें एक पहलू यकीनन ये बहुत अहम है क्योंकि जब नई हुकूमत आई थी तो लोगों की तवक्कुआत ये थी और जिस तरह की कैंपेन बिल्ड की थी खुद मियां नवाज शरीफ ने कि आप नवाज शरीफ को वोट दें इलेक्शन और पाकिस्तान रोशन हो जाएगा और लोड शेडिंग को ख़त्म करना चंद दिनों की बात है। लेकिन इस आइनी और कानूनी मामलात भी उतने ही अहम होते हैं मेरी नज़र में जितने के अवाम के अपने मसाइल, क्योंकि अगर आप आइन और कानून की हुक्मरानी का रास्ता हमवार कर देते हैं तो फिर बाकी मसाइल का हल होना बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं होती है। लेकिन इसमें इस वक्त ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने GST को ख़त्म करने के हवाले से एक फ़ैसला दिया और उसके निफाज को उस वक्त गैर आइनी करार दिया जब अभी फाइनेंस बिल मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इन अ वे एक मदद भी की जो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मदद थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस टेकअप किया था तो GST की वसूली को सस्पेंड नहीं किया था, स्टे ऑर्डर उसके हवाले से पास नहीं किया था और वो रकम जो तकरीबन 1500-1600 अरब रुपये बनती है वो कहाँ जाएगी, किस तरह से उसका इस्तेमाल होगा और वो वापस हमें कैसे आएगी उस बारे में एम्बिग्विटी मौजूद है। ये वो वक्त मेरे ख्याल में नहीं था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करने का। पहले हुकूमत को बजट मंजूर होने के बाद इन इशूज़ से निपटना चाहिए था। लोड शेडिंग है, महंगाई है, बजट की मंजूरी के फौरी बाद भी बहुत सारा रिएक्शन आना है क्योंकि हुकूमत ने खुद ये फैसला कर लिया है कि GST नाफिज रहेगी और GST के निफाज से कीमतों में जो फ़र्क पड़ा है वो 1% का फ़र्क नहीं पड़ा है, वो मजमूई तौर पर 10 से 12% का फ़र्क पड़ा है। जो चीज़ पहले 50 रुपये में थी वो अब आपको तकरीबन 60 से 62 रुपये में मिलती है। कहीं ये फ़र्क 20% है, कहीं ये 25% है, कहीं ये 12% फ़र्क है। तो ये वो वक्त मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था और लगता यही है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने ऊपर जो मुख्तलिफ प्रेशर्स थे अवामी मसाइल के हल के लिए उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की है। फिर इसका एक एक्सटर्नल पहलू भी है। आपको याद होगा कि हुकूमत के आने के फौरी बाद ये इतलात आई थी कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 1500 अरब डॉलर का तेल दिया जाएगा, लेकिन वो डेफर्ड पेमेंट पर वो सऊदी हुकाम ने बाद में उसकी तरदीद कर दी। अब चूँकि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि नवाज शरीफ को लाने में, इक़्तिदार में लाने में और पाकिस्तान लाने में सऊदी अरब का किरदार अहम था और सऊदी अरब अब इससे आगे कुछ करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका ये कहना था कि जो कुछ हम आपको दे सकते थे हमने आपको दे दिया, हम आपको मुल्क में हुकूमत में वापस ले आए बतौर वज़ीर आज़म। लेकिन सऊदी हुकूमत मुशर्रफ की माफ़ी चाहती थी।
तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से ये पत्ता इसलिए फेंका गया है कि इसकी बुनियाद पर अगर कार्रवाई हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो सऊदी अरब के साथ और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ एक्सटर्नली भी कोई डील की जा सके। सही। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं जावेद सुमरो साहब। उनसे पूछ रहे थे कि आज ये दोनों जो इश्यूज़ हैं उन पर क्या हुआ है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बातचीत। जावेद सुमरो साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जावेद, मुशरफ गद्दारी केस जे हवाले सां जेको डिप्टी अटॉर्नी जनरल जे मार्फत अॼु हुकूमत जवाब दाख़िल करायो आहे, उन जा जेकॾहिं के तफ़सील तव्हां असांजे नाज़रीन ताईं ॾेई सघो असांखे। अता जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त आइन जो आर्टिकल 6 जेको आहे उन जे मुताबिक़ कंहिं बि आइन तोड़ण वारे जे ख़िलाफ़ गद्दारी जा जेके केस हलण जे मुतलिक़ तरीक़ेकार आहे, उहो तरीक़ेकार हिन में लिखियलु आहे। हुन में इहो वाज़े तौर ते आहे त जेकॾहिं पहिरियों त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हिदायत कई आहे सेक्रेटरी इंटीरियर खे त हू DGFIA खे जेको आहे हिन हवाले सां इंस्ट्रक्ट करे त DGFIA खे जेके ईमानदार ऐं ईमानदारी जी कोट रखंदड़ ऑफिसरनि जे मुतमिल हिकिड़ी कमेटी जोड़े जेका इन सॼे मामले जी तहक़ीक़ात करे, उनजी बि जांच करे ऐं उन जांच खां पोइ उन सॼी जांच करण खां पोइ जेको आहे हुकूमत हिकिड़ी कंप्लेन लॉन्च कंदी, जेको सेक्रेटरी इंटीरियर आहे, यानी कि घरू मामलनि वारो जेको वफ़ाक़ी सेक्रेटरी आहे, उन जे ज़रिए ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी जेका स्पेशल कोर्ट जोड़ी वेंदी। उहा कोर्ट जेका आहे उन सॼी तहक़ीक़ात थियण खां पोइ जेका वज़ीर आज़म हिदायत कई आहे DGFIA जी सरदारी में जोड़ण जे लाइ कमेटीअ जी, उन खां पोइ इहो सॼो अमल थींदो। इहो सॼे जो सॼो अमल जेको आर्टिकल 6 में लिखियलु आहे, उहो सॼो जो सॼो हुन में तहरीर करे हिक सिके ते ॿुधल सॼो जवाबु आहे उहो अदालत में जमा कराए छॾियो आहे। ऐं मां इहो वाज़े कयां तव्हांखे त सुभाणे जस्टिस जवादिस पागानी सरदारी जी प्रेरित बेंच आहे, उन जे साम्हूं हिन केस जी ॿुधणी आहे। जी सही। सुभाणे बेंच जे अॻियां हिकिड़ो त इहो मामिलो आहे, हिन में बेंच इहो चयो त असांखे सॼो तव्हां तरीक़ेकार ॿुधायो, तव्हां छा कंदव अॻिते हली। तव्हां सम्झो था त इहो जवाबु जेको आहे, जेको हुकूमत पारां जमा करायो वियो आहे, उहो हिन बेंच लाइ मुतमिन कंदड़ हूंदो? मुश्किल आहे, मूंखे नथो लॻे त अदालत जे जवाब ते मुतमिन थींदी, छो जो आइन जे मुताबिक़ इहो ई तरीक़ेकार आहे, इन खां अलावा कोई बि तरीक़ेकार नथो थी सघे। हा, अदालत थी सघे थो इन हवाले सां हुकूमत जी नियत ॼाणण जी कोशिशि ज़रूरु कंदी त छा हुकूमत इन मामले खे सही तरीक़े सां सची नियत सां हलाइण जे लाइ कोशिशि कंदी या न कंदी, इहो ज़रूरु कंदी। बाक़ी इहो जेको तरीक़ेकार वारो जवाबु आहे, इहो पहिरियों बि इन ई केस में जेको आहे सेक्रेटरी दाख़िला जे तरफ़ खां इहो पहिरियों बि जमा करायो वियो हुयो त 1997 में अहिड़ी इन ई क़िस्म जो कोई वाक़ियो हुन में वफ़ाक़ी सेक्रेटरी दाख़िला जे ज़रिए हिकिड़ी कंप्लेन लॉन्च थींदी आहे। उहा लॉन्च जेका आइन में तरीक़ेकार लिखियलु आहे, उहो ई उन खां अलावा कोई बि ॿाहिरि न वेंदो। हा, अलबत्ता हाणे इहो ॾिसणो आहे त जज साहिबान जेके आहिनि इन खे कहिड़े नज़र सां था वठनि, पर मुंहिंजो पंहिंजी सोच इहा आहे त जस्टिस जवादिस पाजा, जस्टिस सईदी आरिफ इन सॼे मामले खे हुकूमत जी नियत ज़रूरु जाचींदा त हुकूमत जी नियत केतिरी आहे। छो गुज़िरियल ॿुधरियो ते जेका हुननि जवाबु पेश कयो, हुनमें सभिनी पॉलिटिकल पार्टी सां मुशावरत करण जो जेको हुन में जुमिलो लिखियलु हो, उहो ज़रूरु इन हवाले सां सोचियो वेंदो। अच्छा जाहिर, तव्हां सुप्रीम कोर्ट खे लाॻीतो रिपोर्ट कंदा रहिया आहियो। सुप्रीम कोर्ट जेका पंहिंजी जजमेंट ॾिनी, जंहिंमें उन्हनि इहो करार ॾिनो त जनरल परवेज़ मुशर्रफ 3 नवंबर 2007 ते आइन जी लताड़ कई, गद्दारी कई, उहो सुप्रीम कोर्ट जी बेंच हिकिड़ी इहो करार ॾेई चुकी आहे। उनखां पोइ FIA जा ऑफिसर भले कहिड़ी बि रैंक जा हुजनि, कहिड़ी बि साख जा हुजनि, उहे हाणे वरी कहिड़े क़िस्म जी जांच कंदा, जॾहिं अॻु में ई आला अदालत जो हिकिड़ो डिसीजन असां वटि मौजूदु आहे? ॾिसो, आला अदालत जो बि डिसीजन 3 नवंबर वारी राति जो असां असांखे यादि हुजे त सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरि असांखे इहो हिकिड़ो जेको आहे 7 रुकनी बेंच जो हिकिड़ो फ़ैसिलो मिलियो हो। 3 नवंबर जी इमरजेंसी जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो गैर कानूनी आहे, इन ते को बि अमल न कयो वञे। पर उन वक़्तु हिकिड़े जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी हुकूमत आई, उनखे न मञियो वियो ऐं जजनि खे नज़रबंद कयो वियो। उनजे करे इहो हिन वक़्तु बिल्कुलु ई फ़ैसिलो पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे, पर अदालत उन तरफ़ नथी वञे। ईअं त छो जो इहो दरख़्वास्तूं साम्हूं आयूं आहिनि, दरख़्वास्तुनि ते गुज़री थी रही आहे, हुन ते ई अदालत हिकिड़ी रद कंदे हिन मामले खे सॼे खे हुनखे अॻिते वधाए कम खे ॾिसे थी त कहिड़े तरीक़े सां कजे। बाक़ी इहो वाज़ो आहे त हिकिड़ी कोर्ट ठहंदी, सेक्रेटरी दाख़िला कंप्लेन लॉन्च कंदो, उन कंप्लेन ते कोर्ट जेका आहे तहक़ीक़ात शुरू कंदी ऐं मुशर्रफ उन हवाले सां पंहिंजा जेके बि उनजा गवाह आहिनि, उनजी शाहिदी हुन पंहिंजे हक़ में पंहिंजे डिफेंस में जेको बि हुनखे करणो हूंदो उन कोर्ट में कंदी। पर अॼोके जवाब में असां हिकिड़ी ॿी जेका अहम शइ हिन में आहे उहा इहा आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान
इहो बि वाज़े तौर ते जवाब में चयो आहे त जॾहिं इहो सॼो कमेटी जी तहक़ीक़ करण खां पोइ जांच करण खां पोइ जेको बि फ़ैसिलो थींदो उनखे मॉनिटरिंग करण लाइ उनखे जाचण जे लाइ अदालत जेको आहे हिकिड़ी कमीशन बि जोड़ी वेंदी। अच्छा जावेद, हिकिड़ी ॿी ड्रामाई सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में पेश आई आहे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हिकिड़ो ख़त सुप्रीम कोर्ट ॾाढो पेश कयो जंहिंमें इहो चयो वियो आहे त स्विस गवर्नमेंट खे हिकिड़ो ख़त सुप्रीम कोर्ट जी हिदायतुनि ते लिखियो वियो, ॿियो हिकिड़ो को ॻुझो ख़त बि लिखियो वियो आहे हुकूमत पारां अॻूणी जेका हुकूमत हुई राजा परवेज़ अशरफ जी। जी बिल्कुलु, अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक अता हिकिड़ो ख़त जेको गुज़िरियल हुकूमत जे तरफ़ सां यानी कि इहो चई सघिजे थो त वफ़ाक़ी वज़ीर अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर कानून जेको आहे फारूक नाइक ऐं उन वक़्तु जेका सेक्रेटरी कानून हुई साबिक़ जज आहे यासीन अब्बासी, उन्हनि हिकिड़ो ख़त जेको अदालत में हिकिड़ो सबबु पहिरियों तव्हांखे क्लियर कयां, हिकिड़ो ख़त उन्हनि 5 रुपये लाज़र जे साम्हूं पेश कयो जेको स्विस अथॉरिटीज़ खे मोकिलण जे लाइ चयो वियो हो त उहो ख़त बि मोकिलियो वियो। हुन खां पोइ त मतिलबु हींअर कजे त राज में रखी करे हिकिड़ो अलॻि ख़त जंहिंजे जेको 2 क़िस्म ते मुश्तमिल आहे, हुन में 9 नुक़्ता शामिल आहिनि, उन्हनि उहो हिकिड़ो ख़त बि अलॻि उतो जे वकील खे मोकिलियो वियो जेको उन वक़्तु जेको आहे केसनि जी हुकूमत जे तरफ़ खां पेश थी रहियो हुयो। उनखे अटॉर्नी जनरल खे हुन पेश करे छो त सदर ज़रदारी जे ख़िलाफ़ जेके रेफरेंस जेके प्रोटेक्शन ऐं एसीएस केस में कया विया हुआ उहे बिल्कुलु ख़तमु थी चुका आहिनि। सदर हुन में सदर ज़रदारी बरी थी चुको आहे। ऐं नंबर ॿी शइ हुन में जेका क्लियर कयां त सदर जे जेका आईशिप 248 में उनखे जेका इम्यूनिटी हासिल आहे उनजे हवाले सां हुन में ज़िक्र कयो वियो, उन बेस ते उते मुक़दमा ख़तमु कया विया। असल शइ इहा आहे त जॾहिं इहो ख़त अदालत में पेश कयो वियो त जज साहिबान खे जो नो डिफेंस जे मथां हुयो त जज साहिबान बि ॾाढो परेशान हुया त इहो कहिड़े तरीक़े सां ॿियो ख़त मोकिलियो रहियो, इहो कहिड़े रिकॉर्ड में मौजूदु न आहे, नई सुप्रीम कोर्ट में, नई कानून वारी वज़ारत में, नई अटॉर्नी जनरल जे ऑफिस में इहो कीअं थियो, कहिड़े तरीक़े सां थियो। इन ते वरी अटॉर्नी जनरल इहो चई त इहो ख़त 4 फरवरी ते इहो फ़ैसिलो आयो हुयो। 4 फरवरी खां पोइ 10 ॾींहंनि जे अंदरि उते अपील दाख़िल करणी हुई अदालतुनि में, पर इहो ख़त हुननि खे 20 जून ते हिते इस्लामाबाद में हुननि खे जेको अदालत जो पंहिंजो फ़ैसिलो आहे उहो मौसूल हुआ। यानी कि जेकॾहिं हाणे अदालत हुकूमत अपील ते दाख़िल करणु चाहे त इहा काई बार थी वेंदी, इहो माना वक़्तु गुज़री चुको आहे। न त हिन ते सुप्रीम कोर्ट जो को हुकुम जारी कयो आहे इन हवाले सां? जब सुप्रीम कोर्ट हुकुम जारी न कयो, पर अटॉर्नी जनरल इहो ज़रूरु चयो आहे त सदर ज़रदारी जे ख़िलाफ़ जेके केस अदालतुनि में मौजूदु केस खोलण जे हवाले सां अपील उन्हनि इजाज़त जमा कराए छॾी आहे। उन हवाले सां हिकिड़ी जेको लॉ फॉर्म आहे उहो लॉ फॉर्म बि उन्हनि उते उहो रिज़ल्ट करे छॾियो आहे त उहो इन हवाले सां इन अपीलुनि में पेश कयो। तो वही मेहरबानी जावेद सिमरो साहब असांखे ज्वाइन करण जी। जावेद ने बात की कि अब ये FIA की टीम जाके इंक्वायरी करेगी कि हाई ट्रीजन है, हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन जावेद ने तो बात की 3 नवंबर की रात को तो हम भी वहीं थे। एक वो हम स्टे आर्डर जिस तरह कह सकें इस तरह का एक आर्डर आया था 7 रुकनी बेंच की तरफ से कि ये 3 नवंबर के इमरजेंसी वाले जो अहकाम हैं वो न माने जाएं। लेकिन उसके बाद हमने देखा सिंध हाई कोर्ट बार वाला जो केस था जिसका 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसका मियां नवाज शरीफ ने उस दिन कौमी असम्बली में खिताब के दौरान भी जिसका हवाला दिया, तो उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट खुद करार दे चुकी है कि यह आइन तोड़ा गया, गद्दारी की गई मुल्क से, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। उसके बाद FIA क्या इंक्वायरी करेगी? देखिए, प्रैक्टिकली हकायक तो यही है। एक तो आपका वो अटॉर्नी जनरल के हवाले से सवाल बहुत अहम है। अटॉर्नी जनरल वफाक का नुमाइंदा है, हुकूमत का नहीं। बिल्कुल। अगर अटॉर्नी जनरल जो है वो वफाक के जो अलामत है सदर उसके ख़िलाफ़ एक अदालत में खड़ा है तो फिर ये सोचना होगा कि क्या वो वफाक का नुमाइंदा है या किसी पर्टिकुलर हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है। सही। दूसरा ये है कि यही अटॉर्नी जनरल जो हैं इस वक्त इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है फेडरेशन के साथ। ये मियां मंशा के वकील भी हैं, निशाद पावर के वकील भी हैं, जो उनके पैसों का मामला चल रहा है अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी देखना चाहिए और अटॉर्नी जनरल के रोल को भी इसमें देखना चाहिए। जहाँ तक वो बात है, इसमें मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 102 जजेस 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी के बाद जो भी सूरत हाल थी उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो 102 जजेस को घर जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर यह करार दिया कि यह इकदाम गैर आईनी था। जब सुप्रीम कोर्ट यह करार दे देती है तो फिर ये इकदाम के बारे में तहकीकात करना समझ से बालातर है।
इसमें सिवाय मेरे ख्याल में इसमें सिवाय इसके और कुछ नहीं होना चाहिए था कि आप अगरतला साजिश केस और नजम सेठी केस, क्योंकि इसमें एक एम्बिग्विटी ये है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान ने रूल्स फ्रेम नहीं किए, रूल्स फ्रेम किए जा चुके हैं। नजम सेठी केस को स्पेशल जज सेंट्रल के पास पेश किया गया था और अगरतला साजिश केस के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया यहीं था। से कंटिन्यू करते हैं एजाज टाइम व ब्रेक का। नाज़रीन असां गॾु रहिजो, अचो था नंढी साई खां पोइ। नाज़रीन प्रोग्राम में बेहर भलीकार। एजाज, आप बात कर रहे थे अगरतला और नजम सेठी केस की, तो ज़ाहिर है आर्टिकल 6 जो आइन में शामिल हुआ 1973 के आइन में, उसके बाद ये सारे उसके हवाले से रूल्स हैं, प्रोसीजर है, वो आपका ये कहना है कि वो उससे पहले ही अब इस वक्त या नए नहीं बनाने पड़ेंगे, मौजूद है? जी बिल्कुल, नए नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक मिसाल है और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की भी मिसाल है। शेख मुजीब पर जो गद्दारी का मुकदमा बना था वो 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना था, लेकिन उसमें भी आइन से गद्दारी की शिक तो मौजूद थी और उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान को रूल्स फ्रेम करना था। रूल्स फ्रेम करके एक स्पेशल बनाया गया था ट्राइब्यूनल। लेकिन बाद में जब नजम सेठी को गिरफ्तार किया गया था, आपको भी याद होगा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत की बात है, तो उसमें भी स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के पास भेजा गया था और मेरी बाज़ लॉयर से भी बात हुई, खासतौर पर बाबर आवान से, तो उनका भी यही कहना था कि ये स्पेशल जज सेंट्रल को भी भेजा जा सकता है केस। लेकिन बुनियादी सवाल वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद FIA का कोई ग्रेड 19 या 20 या 21 या 22 का ऑफिसर ये अहलियत रखता है कि वो उस केस की तहकीकात करे? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जो सेक्रेटरी दाखिला को करना होगा वो केस, चूँकि वो फैक्ट फाइंडिंग की बुनियाद पर वो केस था, उसमें जजेस खुद भी मुलव्वस थे। फिर जिस तरह से नज़रबंद किया गया था 3 नवंबर 2007 के बाद, आप उसमें भी देखें कि उसमें भी जजिस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया गया था वो तो किसी तहकीकात का मोहताज नहीं है। वो सारी वीडियोस मौजूद है, उस वीडियो को एविडेंस के तौर पर लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग उसमें नज़रबंद हुए थे। पाकिस्तान में तो खैर ऐसी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन दुनिया में ये मिसालें हैं कि जजिस को मुख्तलिफ केसेस में एज विटनेस भी उनको लिया जा सकता है। लेकिन जो जजिस रिटायर हो चुके हैं उनको भी आप एज विटनेस लेकर ये केस आगे चला सकते हैं। तो ऐसी मेरा ये ख्याल है कि ये मामले को मज़ीद उलझा देगा, क्योंकि अगर FIA के पास गई तो फिर FIA कुछ सर्टन क्वार्टर्स के अंडर प्रेशर होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये इस सारी प्रैक्टिस का मकसद जनरल मुशर्रफ को सज़ा देना नहीं है। ये बुनियादी बात यह है कि कुछ लोगों को नवाज शरीफ के इस ऐलान से बहुत उनको परेशानी ज़रूर लाहक हुई है। मैं ये समझता हूँ कि ये आइन और कानून से गद्दारी के मामले को ज़रूर टेकअप होना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी को सज़ा नहीं देंगे तो मुल्क में आइन और कानून से गद्दारी का रिवाज ये जड़ पकड़ता रहेगा और मार्शल लॉ लगते रहेंगे इस मुल्क में। लेकिन बुनियादी बात यह है कि उसके बाद का जो आपका तरीकाकार है वो क्या है। जो आपने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट जमा कराया वो बहुत वेग है, आपने FIA के हवाले कर रहे हैं वो बहुत वेग है, और इसी से ये लगता है कि हुकूमत चाहे जितनी भी संजीदा हो, लेकिन वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि शायद कहीं कुछ किसी और डील के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा। देखे ना एजाज, FIA के हवाले करना सुप्रीम कोर्ट का इतना वाज़ेह डिसीजन होने के बावजूद, उससे तो लगता तो यही है कि दूसरे इश्यूज़ थे, आवाम का ध्यान हटाना है और इस मामले को और डिले करना है, इसको आगे लेके ऐसे ही जाना है, एक हवा खड़ी कर देनी है। बाकी जो बात हो रही है कि जनरल मुशर्रफ को एक निशान इबरत बना देंगे, आइंदा कोई भी इस तरह का कोई अमल न करे, आइन को न रोंदे, तो इस तरह की इशू, अगर इस तरह के इकदाम जो हो रहे हैं इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि ये सिर्फ एक टाइम पास कर रही है हुकूमत। जी ये लगता ज़रूर है, क्योंकि देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर 12 अक्टूबर 1999 ना होता तो 3 नवंबर का वाक़या भी ना होता। 12 अक्टूबर 1999 के हवाले से ये एम्बिग्विटी मौजूद है और बाज़ हमारे जज साहिबान, फाजिल जज साहिबान भी अपने दिमाग में ये कहते रहे हैं कि जी 12 अक्टूबर के इक़दाम को पार्लियामेंट ने इस्तिस्ना दे दिया था। लेकिन अगर आप 18वीं तरमीम पढ़ें तो उसके प्रीएम्बल के बाद जो पहला 18वीं तरमीम का जो प्रीएम्बल है उसके बाद जो पहला नुक्ता है उसमें यह कह दिया गया है कि 12 अक्टूबर 1999 का इक़दाम गैर आईनी था और उस इक़दाम के हवाले से सब्सिक्वेंट फैसले हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, वो समझा जाएगा कि वो फैसले आए ही नहीं थे। तो इसलिए 12 अक्टूबर की गद्दारी का जो इक़दाम है वो वहाँ मौजूद है। और जब ये मामला अदालत में जाएगा, इसलिए मैं ये कहता हूँ ना कि ये मामला ये इसके पीछे शायद मकासद कुछ और हैं। जब ये मामला अदालत में जाएगा तो जनरल मुशर्रफ के वकला की टीम जो है
वो उसको जोड़ेगी 12 अक्टूबर 1999 से, क्योंकि 3 नवंबर के इक़दाम से ज़्यादा बड़ी गद्दारी वो थी जब पार्लियामेंट को तोड़ा गया था और कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्डी अबेयर्स रखा गया था, उसको एब्रोगेट किया गया था। तो उससे जब वो लिंक करेंगे तो फिर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी शख्सियात जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन पर भी बात आएगी, क्योंकि जो आर्टिकल 6 में नई तरमीम आने के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो एक नया सेक्शन 2A ऐड किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि कोई जज आइदर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जो है वो वैलिडेट नहीं करेगा जनरल मुशर्रफ किसी भी मार्शल लॉ के इक़दाम को। और आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 12 के तहत रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर कानून को लागू नहीं किया जा सकता सिवाय आर्टिकल 6 के। इसलिए ये गुंजाइश मौजूद है कि ये आर्टिकल इसी आर्टिकल के 2A की बुनियाद पर 12 अक्टूबर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जनरल मुशर्रफ के वकला, और मामला ज़्यादा गंभीर होता चला जाएगा। इसलिए मैं ये मुसलसल ये कहता हूँ कि ये इस आर्टिकल के निफाज के ऐलान का मकसद जनरल मुशर्रफ को सजा देने से ज़्यादा कुछ और है। सही। अच्छा एजाज, अब कल नेशनल असेंबली का बजट सेशन फिर शुरू हो रहा है, 2 दिन का वक्फा था। अब फिनांस बिल जिसमें ये GST भी शामिल है, बिजली पर जो टैक्स है वो भी है, इनकम टैक्स लेवी जो लग रही है वो चीज़ें भी शामिल हैं। तो ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है? पूरी डिबेट हुई है, अपोजिशन अवाम का रिएक्शन भी सामने आया है, कोई मेजर चेंजेस मुतवक्के हैं? कोई मेजर चेंजेस मुतवक्के नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद हुकूमत नजरसानी करेगी GST 17% करने के फैसले पर, लेकिन वो हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि 17% GST बरकरार रहेगी। अब बरकरार रहेगी बल्कि 13 जून से ही लागू रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना होगा कि उसके फैसले को की हुकूमत ने किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई। माजी में बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे इक़दाम पर भी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेती रही है, जिनमें बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हैं, और जिस तरह से हुकूमत को डिक्टेशन दी जाती रही है वो हमारे सामने। उस वक्त भी हम कहा करते थे कि अदालतों को अपने दायरा कार में रहना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये सोचने का मकाम है कि 13 जून से ही वो लागू रहेगी। जो पैसे वसूल पाए जा चुके हैं, मेरी और आपकी जेब से जो पैसे निकल गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उनकी वापसी के अहकाम जारी भी कर दे तो वो वापस नहीं आ सकते। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये अदालती मदद इसमें शामिल रही है 13 जून से पैसे वसूल करने में। मुझे इसमें कोई बात नहीं है ये कहने में, लेकिन आप देखिएगा कि 13 जब ये बजट पास होगा और फाइनेंस बिल पास होगा तो उसके बाद महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। जो महंगाई अब तक हो चुकी है वो वापस नहीं हुई है, जो कीमतें अब तक बढ़ चुकी हैं वो वापस नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बाद जब बजट पास हो जाएगा और 1 जुलाई से लागू होगा तो फिर मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी, फिर एक अनरेस्ट सोसाइटी में पैदा होगा। और उसी अनरेस्ट से बचने के लिए ये आर्टिकल 6 और फिर NRO केस के मामला को इस वक्त छेड़ा गया है ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुंतखब हुकूमतों को ऐसे इक़दाम नहीं करते। ये वो हुकूमतें, इस किस्म के इक़दाम वो हुकूमतें कर रही होती है जो ये समझती हैं कि उनके पीछे अवामी ताकत नहीं है। तो मुंतखब हुकूमतों को इस तरह के इक़दाम से बचना चाहिए। उनको चेंजेस लाने के लिए आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, ज़रूर करें, स्पीडी ट्रायल उसमें करें और पहली फुर्सत में करें, लेकिन साथ साथ दूसरे मामला जो हैं उनको भी करें। इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि मैंने उस दिन कहीं मतलब पहले भी ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ के बजाय ये बयान अगर अदालत उज़्मा में जाकर अटॉर्नी जनरल देते तो उसका मामला डिफरेंट होता, उससे वो हाइप क्रिएट ना होती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब पार्लियामेंट में खड़े होकर यह ऐलान किया है तो उससे हाइप जो क्रिएट हुई है, उससे अदारों के दरमियान तसादुम की भी राह हमवार होती दिखाई दे रही है, उसका ख़तरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसका दूसरा जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा, वो मीडिया में ये डिबेट शुरू हो गई है बजट के बजाय, महंगाई के बजाय और अवामी मसाइल लोड शेडिंग के बजाय ये डिबेट शुरू हो गई है। तो ये हुकूमत की जानिब से ये जो इक़दाम किए गए हैं, और वैसे भी पाकिस्तानी सियासत का ये खासा रहा है कि हुकूमतें जो कुछ कह रही होती है उसका मकसद वो करना नहीं होता जिसका वो ऐलान कर रही होती है। हमारी माजी की पूरी तारीख इस तरह इससे तो जाहिर होता है ना, हुकूमत वो जो तवज्जो हटाना चाह रही थी बुनियादी इशू से, वो कामयाब हो गई, उसमें कामयाब नहीं होगी। देखिए, ये जो लोड शेडिंग का मामला है ये इतना संजीदा मामला है कि मेरे और आपके बच्चों के सर्वाइवल का भी मामला है। गर्मी जितनी है, बच्चे बहुत तंग आते हैं, तो कम से कम अगले 2 महीने सितंबर तक पूरे मुल्क में बहुत गर्मी होती है और मुल्क के बेशतर हिस्से में नवंबर तक गर्मी होती है। तो ये मामला शायद इस्लामाबाद पिंडी की हद तक तो थम जाए, अगस्त के बाद के मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं, हैदराबाद तक का जो इलाका है, ठट्ठा है, कराची तक का जो इलाका है, वहाँ तक ये अनरेस्ट मौजूद रहेगा।
फिर जो एक एडिशनल वार है जिसको कहते हैं एक और हमला जो कीमतों में इजाफे की सूरत में होगा, तो वो लोगों को चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि आपकी इनकम वही है, मेरी और आपकी इनकम पर टैक्स भी बढ़ गया है, तो हमारी इनकम कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो ये गैप जितना हम आगे चलते जाएंगे, हमारे लिए ये गैप पूरा करना मुश्किल होता जाएगा और लोगों में बेचैनी बढ़ती जाएगी और उसके नतीजे में एहतजाज जो है वो मैं समझता हूँ कि अगले 3 से 4 महीने में मुल्क में शदीद एहतजाज की सूरत पैदा आप जो बात कर रहे हैं इदारों में टकराव का खदशा पैदा हो गया है, कहा तो ये जा रहा है कि ये जो डिसीजन है ये फौजी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद मियां नवाज शरीफ ने लिया है, तो कैसे इस तरह का खदशा है कि इदारों में टकराव होगा? जी, मेरी इतला ये है कि फौजी अदारों से उस तरह से मुशावरत नहीं की गई जिस तरह की करनी चाहिए थी। सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया गया था और मौजूदा हालात में देखिए फ़ौज उस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल पोजीशन में होती है जब उसका आर्मी चीफ तब्दील होना होता है। अब क्योंकि आर्मी चीफ की तब्दीली में बहुत दिन नहीं है, तो इसलिए उनको आगाह कर देना कि हम मुशर्रफ के हवाले से ये मामला करना चाहते हैं, वो मामला डिफरेंट होता अगर ये अगले 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब नया आर्मी चीफ आ जाता उस वक्त ये ऐलान होता। तो हुकूमत ने मेरी इतला के मुताबिक बहुत तफसील से या पूरी तरह उनको ब्रीफ नहीं किया, सिर्फ उनको आगाह किया गया था। और बेशतर फौजी कायदीन के लिए कई लोगों से मेरी बात भी, उनके लिए भी नवाज शरीफ का ऐलान जो है वो एक हैरानकुन ऐलान था, बम की तरह उन लोगों पर गिरा। दूसरा ये देखिए कि फ़ौजी का जो हमारी फ़ौज का जो तरीक़ाकार रहा है, जो रिटायर्ड जर्नल हैं वो अनरेस्ट का शिकार हो गए। आप देखिए जनरल मुशर्रफ के हक़ में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। फिर इस वक्त आप वॉर ऑन टेरर में हैं और वॉर ऑन टेरर में जब आप इस तरह के ऐलानात करते हैं, आर्मी चीफ जाने वाला है और आप एक और साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, तो उससे उस जवान के मोराल पर जो असर पड़ेगा उसको भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखना चाहिए। कार्रवाई ज़रूर करें, लेकिन इन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखा। और मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की पार्लियामेंट की तकरीर के हवाले से हुकूमत ने इस पहलू को कहीं मद्देनज़र नहीं रखा, और अगर कहीं मद्देनज़र रखा है, अगर इसके ऊपर डिबेट की थी तो इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। सही, मिर्ज़ा असलम बेग का बयान भी एक आ चुका है इस हवाले से और उन्होंने भी यही खदशात का इज़हार किया। लेकिन दूसरी बात यह है कि 3 नवंबर का इक़दाम ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ ने अकेले नहीं किया, जो उनका आर्डर था उस दिन का, उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चारों गवर्नर्स और जो फोर्सेस हैं उनके सरबराहान, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम कोर कमांडर्स, उनके साथ मशवरा करने के बाद मैं इमरजेंसी लगा रहा हूँ। तो जब आर्टिकल 6 जनरल मुशर्रफ पर लागू होगा तो ये सब तो जिनके नाम लेके जनरल मुशर्रफ ने कहा था वो तो उस दायरे में आ जाएंगे। आर्टिकल 6 का जो सब आर्टिकल 2 है, देखें तमाम लोग जो उस वक्त की हुकूमत में शामिल थे, जो उस वक्त की फ़ौजी क़यादत में शामिल थे और उसमें मौजूदा फ़ौजी कायदीन भी शामिल हैं, बिल्कुल ये तमाम लोगों के बारे में ये खदशा है कि उनको आना पड़ेगा उस दायरे में, क्योंकि कोई भी कानून जो है वो सिलेक्टिवली नहीं लगाया जा सकता। अगर जनरल मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई थी तो उसमें उस वक्त के वज़ीर कानून से भी मुशावरत शामिल होगी, उस वक्त के ISI चीफ से भी मुशावरत शामिल होगी, उस वक्त के कोर कमांडर से भी मुशावरत शामिल होगी, और ख़ास तौर पर 2-3 कोर्स के कमांडर ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेटजिक अहमियत है, उनसे इस तरह के मामलों में मुशावरत बहुत ज़रूरी होती है। फिर सिविलियन हुकूमत के लोग थे, उनके साथ भी मुशावरत की गई होगी, उस वक्त वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, उनसे मुशावरत की गई होगी, और बहुत सारे वज़राए आला मौजूद थे। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उस वक्त थी उसके सेक्रेटरी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, होम सेक्रेटरीज थे, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला थे। ये वो तमाम लोग थे जिनको इस सिचुएशन के बाद मामला को कंट्रोल करना था, जिन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया और इनको कंट्रोल करना था। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और फौजी क़यादत का जो हल्फ होता है वो उन्हें इस बात का पाबंद करता है कि वो अपने हुक्मरान के किसी भी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। तो जिन लोगों से मशवरा किया गया और वो खामोश रहे तो वो उस जुर्म में बराबर के शरीक हो गए हैं। इसलिए ये खदशा मौजूद है कि ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, और जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर मामला 12 अक्टूबर पर जाएगा। और 12 अक्टूबर की सूरत हाल पर अगर हम आज ज़्यादा दौड़ाएं तो 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, 12 अक्टूबर का जो एक्चुअल गैर आईनी इक़दाम था वो जनरल मुशर्रफ ने नहीं किया था, नवाज शरीफ ने उनको हटाया। जनरल मुशर्रफ फजा में थे, जनरल उस्मानी, जनरल महमूद दुरानी, जनरल गुलाम मोहम्मद से लेकर जनरल जमशेद गुलजार क्यानी, तमाम फौजी कायदीन थे जो ज़मीन पर इन तमाम इक़दाम उठा रहे थे, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में मार्शल लॉ का और उस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप की राह हमवार की थी और अमलन इस मुल्क पर कब्जा किया था। सही, टाइम हुआ एक और ब्रेक का। नाज़रीन हलूं था ब्रेक तां वापस अची असां ॻाल्हि कंदासीं, ज़िक्र कंदासीं स्विस केस जे हवाले सां। ऐं हुन सां गॾोगॾु इहो बि त सुप्रीम कोर्ट जो हिन वक़्त ताईं मुख़्तलिफ़ जेके केसिस आहिनि जिन ते सुप्रीम कोर्ट पाण फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे, उन हवाले सां
कहिड़ो रवैयो रहियो आहे, ख़ासि करे उहे केसिस जेके अॻूणी पीपी हुकूमत जे ख़िलाफ़ हुआ या उहे केसिस जेके मियां नवाज़ शरीफ़ या उन्हनि जे पार्टी सां लॻापियल माण्हुनि जा आहिनि, उन बाबति रवैयो कीअं आहे सुप्रीम कोर्ट जो? असां चाहींदासीं त उन ते बि कुझु रोशनी विझूं। अचो था नंढी साई खां पोइ। वेलकम बैक नादरीन। एजाज साहब, ये देखें आज कुछ खबरें छपी हैं कि नेब जो है, नेब का चेयरमैन जो अभी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ किया, फसी बुखारी साहब, उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस थे उनको चलाने के लिए कोई अहकाम जारी किए थे। उसके बाद उनको खैर हटा दिया गया। अब नेब PM ऑफिस के मातहत की जा रही है। उसके अलावा एक केस है मेहरान बैंक वाला, वो हम देख रहे हैं कि उस पर डिसीजन आया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट भी आज तक उस अपने डिसीजन के हवाले से खामोश है बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ NRO या स्विस केस जो है वो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है और बाकायदगी से उसकी समाअतें हो रही हैं। आज की जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके सामने है। तो ओवरऑल रवैया जो सुप्रीम कोर्ट का है, पिछली हुकूमत का जिस तरह एहतसाब हुआ, मेरे ख्याल में मादी में कोई हुकूमत ऐसी नहीं रही जिसका दौरान इक़्तिदार आला अदलिया ने इस तरह का सख्त एहतसाब किया हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट आपको कैसे नज़र आ रही है? क्या जो सिंध के लोग या ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी अपने दौर में या भी कहती आ रही है कि उनके साथ रवैया बेहतर नहीं है, एकतरफा इंसाफ हुआ है? देखिए, छोटी छोटी खबरें छपती हैं और हम लोग उनका तजिया नहीं कर पाते हैं। एक मामूली सी छोटी सी खबर छपी थी कि जनरल रमदे को चेयरमैन नैब या गवर्नर पंजाब बनाने की कोशिश, जस्टिस खलीलुर्रहमान रमदे को, ये हुकूमत की जानिब से वो इक़दामात हैं जो अदालत को बताए जा रहे हैं कि हम आपके साथ इस हद तक भी जा सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की ये खुशकिस्मती है कि उन्हें फ्रेंडली अपोजिशन भी मिली है और फ्रेंडली अदालतें भी मिली हैं। सही। GST का केस देख लीजिए, अदालत ने पूरी मदद की। फिर जनरल मुशर्रफ ने अकेले ने आइन नहीं तोड़ा। एक आइन तोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मेहरान बैंक केस में। वहाँ 2 जनरल इन्वॉल्व हैं, जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी। फिर अब जैसे वो नैब वाला मामला है, तो ये सिलेक्टिव जस्टिस का काम हो रहा है और हुकूमत अपनी इब्तदा में अगर उसकी अपनी बुनियाद ही गलत डाल ले और अपनी सिमत ही गलत कर ले तो फिर उसका मुद्दत पूरी करना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। और यही शायद इस हुकूमत के बारे में प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। हुकूमत को ये करना चाहिए और हुकूमत से ये सवाल भी उठना चाहिए और अटॉर्नी जनरल से भी ये सवाल उठना चाहिए कि मेहरान बैंक केस के फैसला जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन शख्सियात ने पैसे लिए उनके खिलाफ तहकीकात करें और 2 शख्सियात के खिलाफ साबित हो गया कि इन्होंने पैसे दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो क्या जनरल असद दुरानी और असलम बेग के खिलाफ भी सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 6 लगाकर कार्रवाई होगी? क्योंकि ये भी आर्टिकल 6 का ही मामला है। फौज ने उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की और आइन को तोड़ा उस वक्त भी। फिर अटॉर्नी जनरल से ही ये पूछना होगा कि क्या वो नैब के ये मुकदमात अब चलवाएंगे। कानूनी पोजीशन ये है कि नैब का चेयरमैन हटाए जाने के बावजूद भी जिन रेफरेंसेस पर दस्तखत कर चुका है उनको अदालत में भेजना होगा। और इसी का रास्ता निकालने के लिए, मेरी इतला के मुताबिक इसी का रास्ता निकालने के लिए कि ये मुकदमात अदालतों में न चले, नैब को वज़ीर आज़म के मातहत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यही नून लीग थी, जब हम पार्लिमानी कमेटियों में देखते थे एहतसाब बिल के हवाले से, तो जो तजावीज़ लेकर आती थी और जिस तरह से एजिटेट करती थी कि जी नैब को एक सबसर्विएंट अदारा बनाने की कोशिश की जा रही है, अब वही नून लीग अमलन वो काम कर रही है। ये वो तजावीज़ वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत करने की तजवीज़ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी नहीं थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी भी नैब से फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन नून लीग इस हद तक चली गई है। तो ये सिलेक्टिव जस्टिस हमें नज़र आता है कि आप असलम बेग के खिलाफ कार्रवाई ना करें, आप जनरल असद दुरानी के खिलाफ कार्रवाई ना करें, लेकिन जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई कर दें। और इसी वजह से वो शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं, जिसकी बिना पर मैं या हम जैसे लोग ये कहने पे मजबूर होते हैं कि मामला कहीं और कोई डील करने का है। सही नहीं, तो ये स्विस जो केस है वो मामला फिर एक मरतबा सामने आ गया है। एक ख़त लिखा गया स्विस गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि हमने ये केसेस बंद कर दिए, आज नया ख़त सामने आ गया है। तो ये क्या लग रहा है, क्या सदर रज़ादारी के घेरा तंग किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं कि उनको किसी तरह इन केसेस की लपेट में लाया जाए?
देखिए अता और लाइटर साइड बदरूहें आसिफ जरदारी का पीछा नहीं छोड़ रही। सही। वो बदरू हैं जो शायद उन्होंने खुद पाली हों या बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट की छोड़ी हुई बदरू हैं। लेकिन इशू ये है कि अगले 3 महीने के बाद आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। सितंबर में वो आज़ाद हो जाएंगे और उसके बाद वो फुल टाइम सियासत करेंगे। और आसिफ अली जरदारी के बारे में ये मशहूर है कि वो सियासी चालें बहुत अच्छी चलते हैं और यही वो खदशा है नून लीग को, क्योंकि माजी में भी हम अक्सर नून लीग के लोगों से जब ये पूछते थे कि उनको क्या परेशानी है तो वो ये कहते थे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आसिफ अली जरदारी की अगली चाल क्या होगी। तो ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा है आसिफ जरदारी को सियासत करने से रोकने के लिए, जो मेरे ख्याल में गलत है। स्विस मुकदमात, इतना कानून हम भी जानते हैं कि स्विस मुकदमात का टाइम ख़त्म भी हो चुका था। दूसरा जो स्विस अदालत का जवाब है, जो स्विस अटॉर्नी जनरल का जवाब है, उसमें उनका ये कहना था कि कोई नई एविडेंस सामने नहीं आई और हमारे पास जो एविडेंस मौजूद है उसकी बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा उनका ये कहना था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन छोटे छोटे मामलों पर इतना ज़्यादा जो है वो वक्त अपना सर्व करते रहे और इतने ज़्यादा वसाइल सर्व करते रहे। तो उन्होंने उनका वो जो फैसला था मुकदमात बंद करने का, वो मलिक क़य्यूम भी ये कह चुके हैं कि वो उनकी अपनी बुनियाद पर था। ये ख़त एक एडिशनल फैक्टर उसमें साबित हुआ। तो ये ख़त का मामला कोई ऐसा नहीं है कि इसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में कोई नए मामला शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी को मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इन मामलात में उलझा लिया जाएगा और फिर 1999 वाली और 1996 वाली तारीख दोहराई जाएगी। अब तो खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं है एक से दूसरी अदालत में चक्कर लगाने के लिए, लेकिन शायद जिस टाइम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक से दूसरी अदालत में चक्कर लगाने पड़ते थे उस वक्त आसिफ जरदारी के लिए, ये काम शायद अब उनकी बेटियों को करना पड़े, क्योंकि ये मामला सिर्फ इस एक अदालत पर नहीं रुकेगा और बहुत सारे मुकदमात जिनको दफनाया जा चुका था वो भी दोबारा खोले जाने की इतला है और फिर वो मामला उसी तरह से चलता रहेगा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि आसिफ अली जरदारी को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ कीजिएगा ऐवान सदर से वापसी के बाद, ओहदा सदारत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आइंदा की सियासत से रोका जाए, क्योंकि अगर वो आइंदा की सियासत में सरगर्म हो गए तो नून लीग के लिए अगले 6 महीने में बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यार आखिरी बात जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो उन्होंने जिस तरह 5 साल मुफाहमत की सियासत चलाई और हमने देखा कि हमें वो 90s वाला जो दौर है वो बिल्कुल दफन होता नज़र आया और इस तरह की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। मियाँ नवाज शरीफ भी बार बार ये कहते रहे कि मीसा के जमहूरियत पे अमल करेंगे और इस तरह की सियासी फ़िज़ा कायम करेंगे और हमें आज तक नज़र नहीं आ रहा कि मियाँ साहब कोई अपने उस कॉल से फिरे हों, कहीं इस तरह की कोई बात भी नज़र नहीं आती। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या आप ये समझ रहे हैं क्या कोई मिसगाइड कर रहा है मियाँ नवाज शरीफ को, या उनकी वो जो सोच थी वो तब्दील हो चुकी है? देखिए, हुक्मरानों को कोई मिसगाइड नहीं किया जा सकता, कोई नहीं मिसगाइड कर सकता। और नवाज शरीफ के बारे में ये कहना कि वो कुछ सादे आदमी हैं, ये भी दुरुस्त बात नहीं है। मैंने इनको पिछले 20-25 साल में बहुत करीब से देखा है। वो बहुत ज़हीन आदमी हैं और अपनी चालें कैलकुलेट करके चलते हैं। जो बुनियादी फ़लसफ़ा है उनका, वो महाज आराई में ही उनका सर्वाइवल वो महसूस करते हैं। आप देखिए कि जब जब उन्होंने महाज आराई की, जब जब वो हुकूमत से लड़े, उनकी पोजीशन बेहतर हुई, चाहे वो डिक्टेशन ना लेने का मामला हो, चाहे वो बिजली के मामले पर पंजाब में मुजाहरे कराने का मामला हो, या जनरल मुशर्रफ के खिलाफ या लॉन्ग मार्च हो, जो भी मामला हो, तो वो अपना सर्वाइवल महाजराई में देखते हैं और इसीलिए वो ये शुरू कर रहे हैं ताकि उनकी अपनी पोजीशन बरकरार है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सूरत हमेशा एक जैसी रहती है। इस वक्त नवाज शरीफ को बहुत सारे मसाइल ने घेर रखा है। नवाज शरीफ पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा आपने शुरू नहीं किया, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपके और अमेरिका के मफादात अब टकराने के जा रहे हैं। ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। फिर दहशतगर्दी, तालिबान की कार्रवाइयाँ, दहशतगर्द ग्रुप्स अपनी जगह, लेकिन जो तालिबान, ख़ास तौर पर तालिबान है, उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल है, सिंध की सूरत हाल अलग है, फिर जो दयामिर का वाक़या हुआ है, ये वो चैलेंजेस है जिस पे हुकूमत को कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन हुकूमत अपने आप को बहुत पैटी मामलात में मुझे लगता है कि उलझा रही और आइंदा भी उलझाएगी और वो मामलात उसके लिए ख़राब। टाइम ख़त्म हो रहा है। आखिरी बात कि पीपल्स पार्टी आप कैसे देख रहे हैं, वो कैसे इसको जवाब देगी नून को? क्या वो जो अभी मफाहमत की कह रहे हैं हम सियासत अभी भी बरकरार रखेंगे, तो ये मामला कुछ बिगड़ने वाले हैं मुस्तकबिल में? देखिए, पीपल्स पार्टी एक मरतबा मफाहमत के नाम पर खुदकशी कर चुकी है, दूसरी मरतबा नहीं करेगी। 3 महीने जब तक आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंसी में मौजूद है, पीपल्स पार्टी खामोश रहेगी। 3 महीने के बाद रिटेलिएट करेगी, जो मेरी रीडिंग है और जो मेरी लोगों से बात भी होती रही है। 3 महीने के बाद रिटेलिएट करेगी और फिर आप उसको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जमात के तौर पर देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी
पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर तहरीक इंसाफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जमात है, क्योंकि उस वक्त तक अगले 3 महीने तक तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो भी नीचे आ रहा होगा उसकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वजह से, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है दहशतगर्दी को रोकने में। तो आपको अगले 3 महीने के बाद जो रियल अपोजिशन जमात नजर आएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुबह इन केस की अहम केस की ॿुधणी है, मुश्तबा गद्दारी केस वारी, ऐं उन हवाले से ॾिसो सुप्रीम कोर्ट सुबह हुकूमत के हिन जवाब से कहिड़ो रिएक्शन थी ॾेखारे, सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम छा थो अचे, उन खां पोइ हिन केस के मुस्तक़बिल जो को तयन थी सघंदो। सुभाणे ताईं असांखे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाही।